जय हिंद साथियों। विजुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लासेस और वीडियोस लगातार देख रहे होंगे। और विजुअल आईएएस ने जो 17 बीपीएससी और उत्तर प्रदेश जो कमीशन है उसके जो कोर्सेज शुरू किए हैं वो जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। और आई होप सो कि वो जानकारी आपने अपने दोस्तों को भी शेयर की होगी। पिछली क्लासेस में हमने जिक्र किया था कि सिलेबस के बारे में, किस तरह से सिलेबस को हम समझें, और रणनीतियों पर हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है जिसमें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, संपूर्ण अपोहा तंत्र पर एक विस्तृत चर्चा, या मैं कहूँ कि कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम पर एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन हमने रखा है। अमूमन क्या होता है कि इस टॉपिक पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, रहना भी चाहिए। इसके कारण भी है कि शायद बच्चों के पास वो प्रॉपर जो कंसेप्ट होता है वो नहीं पहुंच पाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी के ऑप्शनल मेंस वाले पेपर्स के लिए, स्टेट का कमीशन हो यानी कि राज्य के आयोग हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल भी है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना इसमें कंसेप्चुअल भी है। यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं जो एक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ये ऐसी भी देखने के लिए मिलती हैं जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं यानी कि तथ्यात्मक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत नदियों का देश है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में नदियां हैं। कहा जाता है, ठीक है, कि 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं जो अपना एक बेसिन लेके चलती हैं, जिनके अपनी सहायक नदियां हैं जो अपना एक एरिया कवर करती हैं, जो डिफरेंट टोपोग्राफी से बहती हुई या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर वो अरब सागर में जाकर समा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इन्हीं नदियों के क्रम पर चर्चा की जाए तो शायद ये भी समझ में आता है कि नदियां कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और कहाँ किस दिशा के माध्यम से ये आगे बढ़ती हैं, कैसी टोपोग्राफी पे रन करती हैं और क्यों करती हैं, कैसे इनका उद्भव हुआ, जो हमारे सामने वर्तमान दशा में आज जो रिवर मौजूद हैं, क्या अतीत में भी ये रिवर ऐसे ही बह रही थी। यानी कि हम इस क्लास में जो विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि नदियां जहाँ से जिनकी उत्पत्ति होती है वहां से लेकर जहाँ उनका अंत होता है, यानी कि जहाँ वो माउथ हम कहते हैं, नदियों का जो मुहाना होता है, जहाँ वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इनके बीच में जो एक संगम बनता है जिसमें इनकी सहायक नदियां आके मिलती हैं, सहायक की भी सहायक नदियां आके उनमें उनका योगदान देती हैं और एक बहुत संपूर्ण एक विस्तृत मैदान का वो निर्माण करती हैं। तो इनको हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं और कैसे जो हमारे एग्जाम में वर्ड्स आ रहे हैं इनको कैसे हम समझें। अमूमन आपने देखा होगा कि भारत में कुछ नदियां, या सुना भी होगा, भारत में कुछ नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान से भी पुरानी है, या भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिणी भारत प्रायद्वीप जो है, वो भूखंड जो है उसके बनने के बाद से उस पर नदियां वो बनी है। और कुछ आपने ऐसी संकल्पनाएं भी सुनी होंगी कि कुछ नदियां ऐसी जगह से उनकी उत्पत्ति होती है जो एक एक तरह का पैटर्न का निर्माण करती हैं, वो एक तरह के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। वो प्रतिरूप बड़ा यूनिक होता है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो महत्वपूर्ण बन चला है या बन जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने के लिए मजबूर कर देती हैं। अगर एक रिवर बह रही है और उसकी सहायक नदी बह रही हैं, ठीक है, तो वो एक बेसिन का निर्माण करती हैं और उसकी सहायक नदियां मिलाकर जो कंप्लीट बेसिन बनाती हैं, जो एक कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं, जो अंत में जाकर समुद्र में समा जाती हैं, वो एक सिस्टम तैयार करती हैं। ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे अलग होता है, जो वाटर शेड के थ्रू हमने देखा है, ये अलग हो जाता है। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ड्रेनेज सिस्टम से लेकर ड्रेनेज बेसिन, वाटर सेट तक मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इनके प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं, जो तरह तरह की आकृतियां, ये प्रतिरूप आमीन नदियां बनाती हुई चलती हैं। भारतीय नदियों के बारे में कहा जाता है कि ऐसी नदियां जो उत्तर भारत से निकलती हैं, खासकर हिमालय से निकलती हैं, वो काफी युवा अवस्था में हैं, जो भारी मात्रा में अवसाद लेकर आगे बढ़ती हैं। और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी नदियां हैं जो वो आगे बढ़ती हैं तो उनके पास अवसाद नामक चीज ज्यादा नहीं होती है, वो ऐसी तबाही नहीं मचाती हैं जैसी हिमालय से निकलने वाली नदियां अक्सर तबाही मचाती हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, यानी कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियों की। तो यही है संपूर्ण अफवाह तंत्र। यानी कि हम सबसे पहले इस क्लास में टेक्निकल वर्ड्स पर चर्चा करेंगे। टेक्निकल वर्ड्स जो जो बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, खासकर अफवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं, पहले हम उनको देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड राउंड अप पे चलेंगे जिसमें फुल ऑन कंसेप्चुअल होगा, जिसके अंदर हम रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, अभी हम
अपवाह तंत्र पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी नदियां जो बहुत सारी सहायक नदियों से बहुत बड़ा एरिया कवर करती हैं, जो कैचमेंट के रूप में भी देखा जाता है। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इन पर चर्चा करने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम रिवर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडस रिवर होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, गंगा रिवर सिस्टम होगा, गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा, महानदी होगा, नर्मदा होगा और ताप्ती नदी होगा। ऐसे जो बड़ी बड़ी नदियां हमारे सामने मौजूद हैं, इन सभी नदियों पर हम, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और साथ में उन नदियों के बारे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये नदियां जहाँ से निकलती हैं और जहाँ से गुजरती हैं, ये कौन सी हिल से निकलती हैं, कौन सी हिल्स इनके आसपास है, कौन सी रेंजेस इनके आसपास है, कौन सी सेंचुरीज इनके पास है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके पास है, क्या वो एस्चुरी बनाती हैं, क्या वो डेल्टा बनाती हैं, कौन से महत्वपूर्ण डैम इनके पास है, कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन सी रिवर्स इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है, कौन कौन से राज्यों के बीच में डिस्प्यूट निकल कर आ रहा है रिवर्स को लेकर, पानी के शेयरिंग को लेकर, वाटर डिस्प्यूट तो आपने सुना ही होगा, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। यानी कि ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे क्लास ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो स्टेटस है, जो क्लास का जो वेटेज है, वो इंप्रूव होगा। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये उस स्टेट जो कमीशंस होते हैं और यूपीएससी का जो ऑप्शनल है और जो मेंस है, उसके लिए क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो इसका मतलब ये है, इस क्लास के सेकंड पार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ, यानी कि रिवर सिस्टम, नदी तंत्र के साथ, उसमें हम वेटलैंड को भी फाइंड आउट करेंगे, और जो छोटी छोटी नदियां हैं उन पर बनाए गए जो डैम्स हैं और उनको लेकर जो वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक रिवर कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन सी झीलें उसके आसपास हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये क्लास फुल ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और फुल ऑन कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन से भरी होगी। क्लास लेने के दो तरीके हैं, या सीधा मैं आपको विदाउट पीपीटी डिस्कस करा दूं, आपको मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जिसमें मैं अपनी जो कारीगरी है, जो मैप्स की कारीगरी है, वो मैं दिखाऊंगा, तो उसमें आप काफी इंस्पायर फील करेंगे कि हाँ, सर ने मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें जो बहुत सारा जो कंटेंट होता है वो प्रॉपर कवर नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ उसमें ही झूलने लग जाता है जो मैप्स बनाए जाते हैं, बाकी सारा टाइम जो दूसरा कंसेप्ट में डिस्कस किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीजें मिस हो जाती हैं। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम पीपीटी का भी सहारा लेंगे, और इस क्लास में हम विदाउट पीपीटी का भी सहारा लेंगे। यानी कि कुछ कंसेप्चुअल, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पीपीटी के थ्रू समझाई जाएंगी, और इसके अलावा कुछ जो चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको विदाउट पीपीटी मैप्स के थ्रू समझाई जाएंगी। यानी कि ये क्लास में आप दोनों तरह की ही चीजें आगे बढ़ेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें विदाउट पीपीटी से ही सारी चीजें आगे बढ़ेंगी या पीपीटी के साथ ही आगे बढ़ेंगी। इसमें दोनों चीजों का मिक्सर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस चीज को समझा जाए और अपने एग्जाम को, ठीक है, कैसे कंट्रोल में लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, ठीक है। मैंने नीचे लिखा हुआ है हिमालय, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और नीचे उसके साइड में लिखा है मैंने पेनिसुलर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, नर्मदा है, तापी है, कृष्ण, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, लूनी है, साबरमती है, ठीक है। और इसके अलावा सतरंज है, डाबर है, ढाबर है, बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं और कहीं ना कहीं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन कर देती हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आज हमारे समझ में आ जाता है तो आने वाले समय में कभी भी हम अपने एग्जाम में इसको लेकर, ठीक है, जो डर पैदा होता है दिल में, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है अपवाह तंत्र, जिसको आज हम सही तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्लास चलेगी टेक्निकल वर्ड्स पे, यानी कि हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, इस टेक्निकल टर्म्स के आधार पर पहला आप स्लाइड आप देख रहे होंगे, इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, यानी कि भारतीय अपवाह तंत्र को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट, जल ग्रहण क्षेत्र के आकार पर। यानी कि मैं बताता चलूं कि भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे कि गंगा, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा। तो इन रिवर्स को आप देखेंगे
तो ये ऐसा माना जाता है कि जो रिवर है, ये पर्टिकुलर रिवर कितना एरिया कवर कर रही है, ये कितना एरिया कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गंगा हरिद्वार से बनकर जब आगे बढ़ती है तो उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इधर से यमुना, इधर से तमसा, सोन और हुगली, फिर उसमें दामोदर, फिर आगे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आगे, और फिर एक इसका जो हुगली है, हुगली जनरली जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, वो बनता है। तो आप ये देखेंगे कि काफी बड़ा एरिया कवर कर रही है, जो उत्तराखंड से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक जाकर एंड हो जाता है। तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। कि इसके आधार पर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि भारत की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो बहुत ज्यादा एरिया कवर करती हैं। तो अमूमन अगर हम ध्यान से देखें तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें गंगा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जनरली इस वाले मैदान को हम इंडो गंगा और ब्रह्म मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें 3 नदियों का बहुत बड़ा योगदान है इस बड़े से मैदान को बनाने में, जिसमें इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जैसी यहाँ बहुत बड़ी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि कैचमेंट के आधार पर यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारतीय नदियों को भी बांटा गया है। तो इसमें आप देखिए कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर हमें नदियों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इस आधार पर भी हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कौन कौन सी या किस आधार पर भारतीय नदियों को बांटा गया है। इसके अलावा द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम यहां भी समझने की कोशिश करेंगे कि नदियों की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, कि नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है और किस आधार पे होती है। यानी कि उत्पत्ति हिमालय से हो रही है या दक्षिण भारत से हो रही है, उत्पत्ति किसी पहाड़ी से हो रही है या किसी रेंज से हो रही है, हाईलैंड से हो रही है, कहाँ से किस तरह से उत्पत्ति होती है। इसके आधार पर भी हम नदियों को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नदियों को जनरली 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तो वो हिमालय से निकलने वाली उत्पत्ति उनकी नदियों की उत्पत्ति होती है, या दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट से नदियों की उत्पत्ति होती है, या मध्य भारत यानी कि अमरकंटक जैसे जो प्लेट्यू हैं वहां से कहीं ना कहीं उत्पत्ति हमें होती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह है कि बेस्ड ऑन ड्रेनेज टाइप, अपवाह तंत्र का प्रकार किस प्रकार का है, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ सी, यानी कि नदियां किस तरफ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं या अरब सागर की तरफ जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि समुद्र के उन्मुखीकरण के आधार पर भी हमने नदियों को बांटा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेस्ड ऑन द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ रिवर पैटर्न्स, यानी कि पांचवा हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारी जो नदियां हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, किस प्रकार के प्रतिरूप के निर्माण करने के साथ साथ वो आगे बढ़ती हैं। हम इन 5 चीजों पर विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया मींस, अब यहाँ ध्यान से देखना, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताने की कोशिश की है कि एरिया फ्रॉम विच सरफेस रन ऑफ इज कैरीड अवे बाय सिंगल ड्रेनेज सिस्टम, a river drain the water collected from a specific area which is called the catchment area। मीन्स जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक नदी जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है और उसकी सहायक नदियां एक खास एक क्षेत्र को कवर करते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, ठीक है, जनरली हम उसको समझते हैं कि कैचमेंट एरिया है, यानी कि ये एक जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर समझा जाता है। द कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर और रिवर सिस्टम इज कॉल्ड रिवर बेसिन, और जनरली इसी कैचमेंट एरिया को हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन भी कहते हैं, नदी या रिवर बेसिन के नाम से भी जानते हैं। एंटायर ज्योग्राफिकल रीजन ड्रेन बाय आर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कुछ इस तरह से समझिए, ठीक है। अगर ये मैन रिवर आपकी गंगा है, ठीक है, तो यहाँ इसकी जो सहायक नदी है दाएं और बाएं वाली, ठीक है, ये जो एक एरिया पर्टिकुलर एरिया का निर्माण कर रही हैं और ये इसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं। तो आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही हैं, यही समथिंग समथिंग एक कैचमेंट एरिया और जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसी को ही हम रिवर बेसिन या नदी बेसिन कहते हैं, ठीक। चलिए एक और चीज आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने हिंदी में लिखने की कोशिश की है, दोनों चीज में आपको स्लाइड मिलेगा। अब क्या है कि भारत में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक डेटा अवेलेबल है हमारे पास कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत में नदियों को कैसे बांटा गया है। भारत में नदियों को कैसे बांटा गया है, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं भारत में जो मेजर रिवर्स हैं, जो भारत की मुख्य नदियां हैं, जिनका जो क्षेत्रफल है वो 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का वो क्षेत्रफल कवर करती हैं। एक ये उनको जो मेजर रिवर सिस्टम है या मेजर कैचमेंट एरिया है उसमें डिवाइड किया गया है। दूसरा है मीडियम रिवर, यानी कि मध्यम आकार, जो 20,000 से लेके 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जिनका एरिया रखा गया है, यानी कि ऐसी नदियां जो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर 20,000 से
2000 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं वैरी करती हैं, उनमें बांटा गया है कैचमेंट के आधार पर। और माइनर रिवर्स के आधार पर हम देखें कि ऐसी नदियां जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, यानी कि मैं ये मान के चलूं कि इसी श्रृंखला के आधार पर भारत में सारी की सारी नदियों को बांटा गया है और डिवाइड किया गया है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो चली है कि वो ये, अगर मेजर रिवर सिस्टम की बात करेंगे यानी कि प्रमुख नदी तंत्र की हम बात करेंगे, तो इसमें भारत की 14 बड़ी नदियां शामिल हैं, यानी कि लगभग लगभग जो बड़ी नदियां हैं जो आपके दिमाग में भी चल रही होंगी वो सारी की सारी इस वाली मेजर रिवर बेसिन्स में रखी गई हैं, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ये सारी की सारी नदियां इसमें रखी गई हैं। इसके अलावा कुछ मीडियम रिवर बेसिन्स भी हैं जिसमें लगभग लगभग 44 के आसपास, ठीक है, नदियों को रखा गया है, जिसमें पेरियार है, मांडवी है, जुआरी है, कालिंदी है, ठीक है, धादर है, शतरुंजी है, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं। इसके अलावा कुछ माइनर्स रिवर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, 1600 मीटर के आसपास होती हैं। इनका जो एरिया होता है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का हमें देखने में मिलता है। एक सेकंड दोस्तों, कौन है जो, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये समझने में आता है कि जो भारत की जो 14 नदियां जिनको मेजर रिवर बेसिन्स में रखा गया है, आखिर वो कौन कौन सी रिवर्स हैं और कैसे कैसे इनको याद किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि भारत की उन 14 नदियों को किस तरह से हमें याद करना है। पहला है गंगा रिवर बेसिन्स। मैं बताता चलूं कि गंगा, ठीक है, हरिद्वार से अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, यानी कि हरिद्वार से ये गंगा के रूप में उत्तराखंड से आगे बढ़ती है और सीधा ये बंगाल, जब तक बांग्लादेश में एंट्री नहीं करती है तब तक ये गंगा के रूप में बहती है और ये बिहार में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हुए चलती है। बिहार में बता रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश, बिहार तो एक तरह से इसके ठीक है एपी सेंटर है जहाँ ये, ठीक है, इतना बड़ा जलोढ़ मिट्टी का मैदान क्रिएट करती है। यानी कि कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी और बिहार की संपूर्ण आबादी और बंगाल की संपूर्ण आबादी कहीं ना कहीं गंगा और उसकी सहायक नदियों पर ही टिकी है। ठीक, चलिए अब दूसरा है सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन के अंदर जो पूर्वी नदियां हैं, जो पंजाब यानी कि 5 ऐसी प्रमुख नदियां जो एक बहुत बड़े मैदानी भाग का निर्माण करती हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज की जो सहायक नदियां हैं ये मिलकर एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा एक कैचमेंट एरिया भी कवर करती हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडस की जो सहायक नदियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, यानी कि ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा से सिंटेक्सल बैंड के साथ ही जैसे ही ये दिहांग के रूप में, लोहित के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जैसे ही असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र के रूप में या ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और इसकी बहुत शानदार कह सकते हैं सहायक नदियां हैं, जिसमें तिस्ता है, झल जल ढाका है, कामेंग है, सुभानसरी है, मानस है, बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिवर आप देखेंगे तो बहुत बड़े, ठीक है, एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में चलेंगे, महाराष्ट्र शुरू होता है, तेलंगाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो यहां से आप देखेंगे फिर एक कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो यानी कि जो 4 रिवर आप देख रहे हैं जिन्हें जनरली फैक्चुअल के आधार पे पढ़ते हैं, ये दक्षिण की गंगा है, ये दक्षिण भारत की गंगा है, इसे बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, ये महानदी है, ठीक है, ये महानदी, ठीक है, वाटर पोटेंशियल के हिसाब से गोदावरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गोदावरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं, कृष्णा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं, कौन कौन से डैम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन सी की सहायक नदियां हैं, कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, नियर बाय सेंचुरीज कौन सी हैं, नियर बाय नेशनल पार्क कौन से हैं, वेटलैंड कौन से हैं, कनाल कौन सी हैं, लेक्स कौन कौन सी हैं, और ऐसे ही कावेरी, कावेरी पर रिवर आइलैंड कौन कौन से हैं, और महानदी के आसपास में कौन कौन से आयरन स्टील प्लांट्स हैं, क्या राउरकेला है, क्या बोकारो है, क्या सालेम है, क्या दुर्गापुर है, ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण आयरन ऑल प्लांट, ठीक है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहां से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों, जरा मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया।
ठीक। नेक्स्ट है नर्मदा बेसिन। हाल ही में नर्मदा काफी चर्चा में रही है, नर्मदा बेसिन। ठीक है, एक स्टैच्यू बनाया गया है, वो देखेंगे स्टैच्यू, और यहाँ पर जो डैम्स बनाए गए हैं, और इससे पहले जो डैम्स हैं, चाहे वो ओंकलेश्वर डैम्स हो या फिर यहाँ पर जो जिस तरह से ये एक भ्रंश से होकर बहती है, वहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और किस प्रकार की चट्टानों से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। यहाँ एक मार्बल की भी चट्टानें, यहाँ मार्बल का एक बहुत बड़ा रॉक सिस्टम यहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भ्रंश घाटी, ठीक है, कौन से क्रम की चट्टानों में शामिल है, क्या विंध्याचल है, क्या गोंडवाना है, या आर्कियन है, या प्री कैम्ब्रियन का किस्म की चट्टानें, या टर्शरी है, क्वार्टरी किस्म की चट्टानें हैं, क्यों ये, ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और इसी के साथ ही ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर के बारे में हम लोकेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ताप्ती नदी बहती है, इसके उत्तर के अंदर विंध्याचल है, तो दक्षिण में कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, क्या वो सतमाला है, क्या वो महादेव है, ठीक है, ऐसी सी रेंजेस के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। और इन्हीं रेंजेस के आसपास कौन कौन से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, और कौन कौन से वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं, और कौन कौन से टाइगर रिजर्व भी हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी रिवर्स के आसपास लगाया गया है और क्यों ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी बन चली है। और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ताप्ती और नर्मदा के मुहाने पर फ्रेश वाटर जो पाया जाता है, वो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है या किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिवर आइलैंड वहां बने हैं हाल ही में, जो भारत सरकार या किसी भी कमीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक्स को क्रिएट कर देता है। अनदर इज इंपॉर्टेंट थिंग, माही रिवर, ठीक है, माही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात से जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं, और ये कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। इसको हम लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कर्क रेखा को ये काटती है, काटने के आधार पर वो कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं जहां से गुजरती है, और कहाँ कहाँ किसको एम्ब्रॉयडरी सिटी, मतलब होता है ना कि हीरो की कैपिटल का, डायमंड कैपिटल कहा जाता है, या फिर बोस्टन कहा जाता है, ऐसे ऐसे शहरों से गुजरती जाती है। और समझने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से शहर हैं, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कैसे इसको समझा जा सकता है। तो इट मींस ये जो हम सारी की सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये जब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो फुल ऑन कंसेप्चुअल होगा, और फुल ऑन वो मैप के थ्रू समझने की हम कोशिश करेंगे। अनदर इज दैट पेन्नार रिवर बेसिन एंड स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मणी रिवर बेसिन, ये दीज आर द स्मॉल रिवर जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। और स्वर्ण रेखा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो एक राउरकेला है और दुनिया भर के जो आयरन स्टील पावर प्लांट्स हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो 14 ऐसी महत्वपूर्ण नदियां, जिनका जो कैचमेंट एरिया है या बेसिन एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। एक छोटा सा और मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि द मेजर रिवर बेसिन इज द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना विच इज द लार्जेस्ट विद कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट 11 लाख किलोमीटर, यानी कि कुल कैचमेंट एरिया का 43% ये दिखाया गया है। तो इस छोटे से जो पॉइंट मैंने लिखा है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब गंगा नदी बांग्लादेश के नजदीक 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, इसकी दक्षिणी शाखा भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, यानी कि बंगाल की कोलकाता की तरफ नीचे आगे बढ़ती है, जिसे जनरली हम हुगली के नाम से जानते हैं, और इसकी एक शाखा बांग्लादेश में एंटर करती है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्रा जब असम के असम से बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो ठीक बॉर्डर पर, असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तीस्ता नदी आकर मिलती है, जो इसको जमुना का नाम देती है, वहां से वो जमुना बनती है। ये जमुना और पद्मा एक साथ तब मिलती है जब इसमें मेघना नदी भी आके मिल जाती है, और अंत में ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा एक डेल्टा का निर्माण करता है या करती है, जिसे हम जनरली मेघना के नदी के नाम से जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल विसर्जित करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जहां पर अनगिनत इंडेंजर स्पीसीज हैं। वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा, कैट भी आपको मिलेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वहां पर आपको सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है, यानी कि यूनेस्को की धरोहर है। इस धरोहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बांग्लादेश में कितना प्रतिशत है, भारत में कितना प्रतिशत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो ऐसे ही एक डेल्टा पर बने हुए हैं, ज्वारीय पोर्ट जिनको कहा जाता है, और भारत में ऐसे कौन कौन से ज्वारीय पोर्ट हैं जो आसपास ऐसे क्षेत्रों में होते हैं। और जब डेल्टा बनता है तो डेल्टा का महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये जहाजों के लिए कितना जरूरी होता है, और ये सिल्टेशन कहां पर होता है। जैसे हमने जनरली देखा है, समझा है कि जब हिमालय से नदियों की उत्पत्ति होती है तो वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में बोल्डर्स, ठीक है, उसके बाद जो ग्रेवल्स होते हैं, फिर जो सैंड होता है, फिर जो क्ले होता है,
है, सिल्ट होता है, ये अपने साथ बहा कर लाते हैं और जितना फाइन क्ले होता है वो लंबी दूरी यात्रा तय करता है और अंत में मुहाने के पास उसको बिछा देता है, जिसको जनरली हम बेस लेवल के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर हम डेविस की थ्योरी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और पैंक की थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई नदी अपने अपर्दन तल को समाप्त कर देती है या उसके आगे वो नहीं जा पाती है तो उसको क्या कहते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कहा गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो सारे के सारे सिग्निफिकेंट 14 रिवर हैं, ये पॉइंट खत्म हो जाता है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा पार्टिकुलर एरिया है, मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टिकुलर पूरा एरिया है, इस एरिया को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। जैसे मैंने बताया, भारतीय नदियां या तो हिमालय से निकल रही हैं या फिर वो प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं, या तो हिमालय से निकल रही हैं या प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो अपनी युवा अवस्था में है, तीव्र है, तेज है और तबाही मचाती हैं जिस वक्त वो उनमें जल की मात्रा प्रॉपर होती है, और तबाही मचाती हैं, यंग हैं और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो जिससे वो तरह तरह की आकृतियों का भी निर्माण कर देती हैं जब वो मैदानी भाग में आती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो फर्टाइल मैदान होता है, जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सिंधु नदी का जो रिवर सिस्टम है उसको समझ लेते हैं, गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम है उसको समझ लेते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो रिवर सिस्टम है उसको हम समझ लेते हैं कि हिमालय से फिलहाल यही 3 रिवर तंत्र निकलते हैं, नदी तंत्र निकलते हैं, जो बहुत बड़े, ठीक है, क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा भूखंड है जो संपूर्ण भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये पर्टिकुलर प्रायद्वीपीय भारत भारत का 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर करता है, जो मेनली, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, अजोई क्रम की चट्टानें, अर्कियन क्रम की चट्टानें, विद्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, और कडप्पा, ठीक है, क्रम की चट्टानों से मिलकर बना है। तो इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि ये भूखंड अपने आप में ही संसाधनों से भरा हुआ है, संसाधनों से भरा हुआ है। और इस भूखंड की जो स्थिति है वो दक्षिण भारत में, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है ये वाला हिस्सा, और ये, ठीक है, संपूर्ण उष्णकटिबंधीय भाग में आता है। और उष्णकटिबंधीय भाग में आने की वजह से यहाँ पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, और वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है तो यहाँ समुद्री और महाद्वीपीय जलवायु का भी बड़ा प्रभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो तटीय भाग हैं वो भारी वर्षा रिसीव करते हैं। यानी कि उत्तर दक्षिणी मानसून से भयंकर बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से भयंकर बारिश होती है, जिसकी वजह से यह घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल पाए जाने की वजह से यहाँ जैव विविधता का भंडार है, और जैव विविधता का भंडार होने की वजह से भारत सरकार ने जगह जगह को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट कॉरिडोर, स्नोपर्ड, मतलब दुनिया भर के जो एनिमल्स हैं उनके लिए स्पेशल जोन डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत से जितनी भी नदियों का उदय होता है, यानी कि जितनी भी नदियों की उत्पत्ति होती है वो खासकर पश्चिमी घाट से होती है। पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, पश्चिमी घाट एक कगार है, ऐसा कगार जो मेडागास्कर और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। या तो वो समुद्र से ऊंचा उठा है या फिर समुद्र नीचे धंस गया है, जिसकी वजह से ये कगार हमें खड़ा हुआ सीधा नजर आता है, लेकिन अंत में ये कोई पर्वत नहीं है, सिर्फ ये भ्रंश है, कगार है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रिवर की उत्पत्ति होती है और इसका जो स्लोप है प्रायद्वीपीय भारत का, आप देखेंगे कि ये लगातार पूर्व की तरफ ज्यादा हमें दिखाई देता है, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ इसका रैपिड स्लोप आता है। कुछ इस तरह से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर दक्षिण भारत को हम देखते हैं तो हमारा स्लोप कुछ इस तरह से आता है। तो ये जो जनरल स्लोप है, ये जो जनरल स्लोप है, ठीक है, अब यहां से जो रिवर्स की उत्पत्ति हुई है वर्षा के आधार पर, झीलों के आधार पर, जहां से नीचे जो रिवर्स बनी है, उन रिवर्स ने पूर्वी घाट का जो पर्वत है उसे जगह जगह से काट दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूर्वी घाट आपको विच्छेदन प्रक्रिया, विच्छेदन स्थिति में आपको मिलता है। एक बहुत ऊंची चोटी है, उसके बाद एक रिवर ने उसको कट कर दिया है। तो यानी कि यहाँ जो रिवर सिस्टम पैदा हुआ है वो थोपा गया है, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है, पहले से नहीं था। यानी कि भूखंड बनने के बाद ये सारी स्थिति हमारे सामने आई है। इसमें हम चाहे ये कहें कि ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इसके अलावा अनगिनत छोटी छोटी सहायक नदियां जो यहाँ मौजूद हैं वो सब यहाँ से गुजरती हैं। और ये सारी की सारी नदियां सीजनल हैं, मौसमी हैं, यहाँ सदाबहार वर्षा या सदाबहार पानी नहीं होता है। जैसी स्थिति हिमालयन की या हिमालय से निकलने वाली नदियों को मिलती है कि वर्ष भर पानी उनके पास रहता है,
गर्मी में जब ग्लेशियर पिघलता है तब उनके पास पानी होता है, और उसी गर्मी में जब बारिश होती है तब भी उनके पास पानी होता है, यानी कि हर हाल में उनकी बल्ले बल्ले है। दक्षिण भारत की नदियां इस मामले में बहुत, ठीक है, कह सकते हैं अपने आप को बैकवर्ड फील करती हैं। उनके साथ धोखाधड़ी और उस तरह उनके साथ बेईमानी हुई है, और इस बेईमानी का सीधा सीधा क्रेडिट ऊपर वाले को जाता है, ठीक है, कि किस तरह से दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी बनाया गया है। मौसमी, ठीक है, देखो ज्योग्राफी में तो दो ही कंसेप्ट चलते हैं। अगर आपने कुछ करना है, कुछ नया करना है, तो डू एक्सपेरिमेंट, डू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपने कुछ नहीं करना है तो सीधा आप ऊपर उंगली उठाइए और कह दीजिए क्रिएशनिज्म, यानी कि जो भी बना है वो सब ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। अब बनाया है तो यहीं आपकी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि वाई दीज आर सो डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयाज एंड इंडियन पेनिसुला, तो आप उस पर स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा। एक अजोइक क्रम कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, और एक है दुनिया की सबसे युवा चट्टानें जहां नहीं है इनके हिमालय, और एक है दक्षिण भारत जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानों से मिलकर बना है, एक ठोस भूखंड है। वहां से निकलने वाली नदियों पर ज्यादा पानी नहीं है, लेकिन स्थिति पर भी मैटर करता है कि जहां उनकी स्थिति है वहां वर्षा से ही पानी उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक तो कृषि काफी कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वह भूखंड काफी पुराना है, काफी ओल्डेस्ट भूखंड है। और इसके अलावा वहाँ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन और पॉपुलेशन भी आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितना उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यही कहा जाता है, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो पश्चिम की तरफ बह रही हो, चाहे वो पूर्व की तरफ बह रही हो, सारी की सारी नदियां मौसमी हैं, एक्सेप्ट कावेरी। अब मैंने कावेरी को इसलिए आपके बारे में बताया है, एक सेकंड दोस्तों, ये हमारे अरुण सर, आलोक सर, ठीक। तो ये हमने समझा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां कितना बड़ा रोल, और कितना बड़ा रोल भारतीय इकोनॉमी में दर्ज करती हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को आप समझिए किस तरह से निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सारा का सारा, ये प्रायद्वीपीय मीन हिमालय से निकलने वाली नदियों का है, और इसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये सारा का सारा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि पूर्व की तरफ जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं। और इसमें अनगिनत छोटी मोटी नदियां हैं, वैतरणी है, ब्रह्मणी है, ठीक है, पेन्नार है, वैगई है, और इसके अलावा यहाँ पर सतरंजी है, बोडार है, शारावती है, पंबा है, पेरियार है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो अगल बगल गुजरती हैं और राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस आधार पे हमने समझा है। और अब आते हैं हम जिसे हिमालय और पेनिसुलर रिवर्स के बारे में। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो यस, हिमालय, अक्सर आपने देखा होगा कि हिमालय ग्लेशियर, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर हिमनद का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, यानी कि ग्लेशियर से निकलती हैं, और इसके अलावा ये हाईलैंड से निकलती हुई हमें नजर आती हैं। ये पेनिनियर हैं, यानी कि सदाबहार नदियां हैं, चाहे उसके अंदर सिंधु हो, चाहे उसके अंदर गंगा से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हो, इवन चाहे पंचपर्यागी क्यों ना ले लीजिए, चाहे उसके अंदर विष्णु गंगा हो, धौली गंगा हो, पिंडर हो, महानंदा हो, ठीक है, नंदाकनी हो, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, गोमती हो, रामगंगा हो, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, ठीक है, यमुना हो, तमसा हो, सोन हो, ये सारी की सारी नदियां कहीं ना कहीं हमें सदाबहार श्रेणी में नजर आती हैं। इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा की जो नदियां हैं, चाहे वो तिस्ता हो, झलढाका हो, रैडक हो, कौमेंग हो, सुबहानसरी हो, ये सारी की सारी जो नदियां हैं कहीं ना कहीं इनमें वर्ष भर ही पानी हमें नजर आता है, जिसकी वजह से ये वर्ष भर एकदम फुल ऑन चलती है। लेकिन दूसरी तरफ पेनिसुलर जो रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं। देखिए यहाँ आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखा गया है, एंटीसीडेंट, जिसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, और आगे लिखा गया है डेंड्रिटिक पैटर्न, यानी कि वृक्ष के समान जो एक पैटर्न बनता है। यानी कि अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि जब कभी नदियां निकलती हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ से एक इसकी सहायक नदी ऐड हो जाती है, यहाँ से इसकी सहायक नदी ऐड हो जाती है, एक सहायक नदी ये ऐड हो जाती है, एक ये ऐड हो जाती है, ये एक ऐड हो जाती है, और लास्ट में जब ये मुहाने पर जाती हैं तो कुल मिला के एक वृक्ष के आकार का प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और इसमें जो सहायक नदी होती हैं उनकी भी सहायक नदियां होती हैं, उनकी भी सहायक नदी होती है, ठीक है, उनकी भी सहायक नदी होती हैं। तो आप देखेंगे कि एक पेड़ के पत्ती के समान
ठीक है, जो एक डिजाइन होता है उसकी तरह ये निकलती हुई नजर आती है। एक डेंड्रिटिक पैटर्न, एक वृक्षीय आकृति का निर्माण करती हैं जो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, और जनरली क्या है होता है कि ये स्लोप को तो फॉलो करती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है तो स्लोप को तो फॉलो करती हैं, लेकिन ये टोपोग्राफी को फॉलो ना करते हुए सडन ये बैंड भी कर जाती है। दक्षिण भारत की नदियां तो अपने टोपोग्राफी को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती हैं, लेकिन ऐसी ईमानदारी हम हिमालय से निकलने वाली नदियों से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता बदलने में बहुत माहिर होती हैं। ये फौरन रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन ईमानदारी की मिसाल दक्षिण भारत की नदियां हैं। लेकिन आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं खास किस्म की आकृति का निर्माण करती है। अगर ये आपका मैन चैनल है, ठीक है, ये आपका मैन चैनल है, तो इसकी सहायक नदियां मिलकर एक बहुत बड़े, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण कर देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और था उसमें, हाँ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि नेचर ऑफ रिवर्स, अगर हम देखें जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो काफी लंबी दूरी तय करती हैं, काफी लंबी दूरी तय करती हैं। जैसे गंगा के बारे में कहा जाता है, अगर हरिद्वार से उसकी कल्पना करेंगे तो 25-25 किलोमीटर ऑलमोस्ट बांग्लादेश में एंटर करने से पहले उसकी लंबाई होती है। अगर ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो वो भी काफी लंबी दूरी तय करती है, और इसके अलावा सिंधु को भी देखेंगे तो वो भी लगभग लगभग सिमिलर ही दूरी तय करती है। इसके अलावा हिमालय से निकलने वाली सारी की सारी नदियों का जो जल क्षेत्र ग्रहण है वो काफी विशाल है, बहुत बड़ा है, और दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां इस मामले में बहुत पीछे रह जाती हैं। ठीक है, और ये फिर मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो काफी यंग होती हैं, काफी एनर्जेटिक होती हैं, काफी तबाही मचाती हैं। इसमें एक तबाही का नाम बता दूं, कोसी। बिहार वालों उसके उसे उसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का दुख कहते हैं, कि वो हर साल बड़ी मात्रा में तबाही लेकर आती है, यानी कि बाढ़ लेकर आती है। यानी कि बिहार के बहुत सारे जो जिले हैं, जिसमें कटिहार है, सुपौल है, और बहुत सारे जिले हैं जो बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये आता है क्यों ना इस पर डैम बना के इसको भी कंट्रोल कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जितने भी डैम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, फिलहाल में उन्होंने किस तरह से, ठीक है, जो एक फ्लो ऑफ वाटर है, और फ्लो ऑफ वाटर के साथ साथ जो सेडिमेंट आता है, जो अवसाद आता है, उसको भी रोका है। डैम क्या करता है, डैम नदियों जो हर साल नया जलोढ़ मट्टी अपने साथ बहा कर लाती हैं उनको वो रोक देता है, वाटर फ्लो को रोक देता है, फ्लोरा एंड फोना को रोक देता है, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। मैं डैम्स की बता रहा हूँ। हालांकि उससे इरिगेशन का फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है, बिजली की सुविधा हम लोगों को मिलती है, इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन उसका जो इकोसिस्टम जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उससे नए सेडिमेंट से वंचित हो जाते हैं। मछलियां नहीं आ पाती ऊपर से, जैसे फ्रेश मछली होती हैं, और जो बहुत सारी चीजें जो होती हैं जैसे फ्लोरा फोना, वो सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। जो एक एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है अधिकतम डैम बजाने से। अब कोसी नदी पर आप डैम बनाइए, मना नहीं करा किसी ने, बनाएंगे किस पे लेकिन, ठीक है, हर साल वो अपना कोर्स बदल लेती है, हर साल वो अपना रास्ता बदल लेती है, कहाँ कहाँ आप डैम बनाएंगे, ठीक है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। यंग है तो अभी तेज चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो भी बूढ़ी नदी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। हाँ, नंबर 3, बेस्ड ऑन द ड्रेनेज अफवाह, बेस्ड ऑन द ड्रेनेज अफवाह तंत्र के आधार पर। अब ध्यान से देखिए, अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, या तो भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर समा रही हैं, या भारत की नदियां अरब सागर में दम तोड़ रही हैं, इन दो में ही है। बाकी कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जाने से पहले ही सूख जाती हैं या वहां दम तोड़ देती हैं, उन्हें समुद्र नसीब नहीं होता है, वो किसी न किसी भूमि के कोई न पर्टिकुलर एरिया पे ही जाकर खत्म हो जाती हैं। इसमें लूनी नदी का नाम मैं जरूर लूंगा। वो लूनी नदी ऐसी है कि रन ऑफ कच्छ में जाके कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इतनी शानदार नदी, और एक एरिड जोन बन जाता है, एक एक तेजाब का एक हिस्सा नजर आता है जब वो सूख जाती है। तो अपने आप में ये है। अब इस आधार पे आप नदियों को समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि भाई नदियां किस तरफ जा रही हैं। रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द सी, ऐसी नदियां समुद्र में गिरती है। रिवर्स विद इनलैंड ड्रेनेज, यानी कि ऐसी नदियां जो समुद्र में नहीं गिरती हैं, जो वहीं समाप्त हो जाती हैं, चाहे वो घग्गर हो, सरस्वती हो, लूनी हो, या कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे कि लद्दाख में बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती हैं, वहीं डिसअपियर हो जाती है। तो भाई भारत की नदियों को ड्रेनेज के आधार पे आप दो भागों में पढ़ सकते हैं, दो भागों में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनको पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन नदियां सेम हैं। पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन नदियां बिल्कुल सेम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन अ रिवर डज नॉट रीच, मैंने आपको बताया था कि ऐसी नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और जो डिसअपेयर हो जाती हैं, उसमें घग्गर है, उसमें लूनी है, उसमें सरस्वती है, इन नदियों को कहा जाता है। और ऐसी नदियों को दुनिया भर के नामों से जाना जाता है, आपके एग्जाम में बता रहा हूँ, ठीक है। इनको इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है।
एंडोरिक बेसिन भी कहा जाता है, एफर्मल स्ट्रीम भी कहा जाता है और शॉर्ट लिव्ड भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है एफर्मल स्ट्रीम्स क्या होती हैं। एफर्मल स्ट्रीम्स क्या होती है, यानी कि ऐसी स्ट्रीम्स जो भाई डिसअपियर हो जाती हैं इनलैंड ड्रेनेज के अंदर, ठीक है, जो समुद्र तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती हैं, वही समाप्त हो जाती हैं, उन्हें ही एफर्मल, ठीक है, रिवर्स कहा जाता है, शॉर्ट लिव्ड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट, चौथा तरीका है हमारे पूरी के पूरे नदी तंत्र को पढ़ने का। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है कि समुद्र की ओर उन्मुखीकरण के आधार पर जल निकासी, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जितनी भी नदियां बहती हैं, आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली लगभग लगभग जितनी भी नदियां हैं वो 77% पानी को कवर करती हैं। बाकी अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो कुल भारत में जितनी भी नदियां हैं उसका 23% ही कवर करती हैं। अगर मैं ये कह के चलूं कि भारत में 10,000 से ज्यादा नदियां हैं, तो वहां पर आप देखेंगे करीब करीब 8,000, 7,700 बनता है, मैं 8,000 लिख देता हूं, करीब करीब 8,000 रिवर्स छोटी बड़ी वो कहाँ जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं। और बाकी जो नदियां बसती हैं वो सारी की सारी नदियां कहाँ जा रही हैं, वो अरब सागर की तरफ जा रही हैं। और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो एस्टुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा होता है लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन वो एक फ्रेश वाटर का निर्माण करती हैं जो मछली पकड़ने के लिए बड़ा ही आदर्श होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखना, या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ वो जा रही है, यानी कि पूर्व की तरफ जा रही हैं सारी की सारी नदियां, या फिर वो अरब सागर की तरफ जा रही हैं। अरब सागर की तरफ नाम बताता चलूं, ठीक है, शतरंजी रिवर है, साबरमती रिवर है, माही रिवर है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, शारावती है, और इसके अलावा, ठीक है, पेरियार है, पंबा है। ऐसी बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी, छोटी छोटी, मांडवी है, जुवारी भी है, ढाबरा है, ठीक है, ये अवंती है। बहुत सारी रिवर से छोटी छोटी जो हमें अरब सागर की तरफ जाती हुई मिलती हैं। इसके अलावा हम दक्षिण बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें तो हमें महानदी, आपको महानदी देखने में आती है, सुवर्णरेखा आती है, ब्रह्मणी आती है, वैतरणी आती है, गोदावरी है, कृष्ण, कावेरी है, ठीक है, पेन्नार है, पौनियार है और वैगई है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हुए वेटलैंड का निर्माण करती हैं, आइलैंड्स का निर्माण करती हैं, कोरल रीफ की तरफ जाती हैं। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे लिए बना देती हैं। ठीक, चलिए 4 प्रकार पूरे हो गए, 5वें प्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज बताता चलूं कि जब हम ये पढ़ते हैं ना कि, एक सेकेंड, हाँ, कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदी बह रही हैं और अरब सागर की खाड़ी की तरफ बह रही हैं, उनको कैसे समझा जाए। देखो, यहां पर है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर आप इधर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको पूर्व नजर आएगा और ये वाला हिस्सा आपको पश्चिम नजर आएगा। तो यहां में देखने में आता है, अगर हम डिस्कस करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो यहां मैंने डिटेल में आपके लिए लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। इसमें पहला नाम दिया गया है नर्मदा, ठीक है, और दूसरा है तापी। नर्मदा और तापी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा जो कि अमरकंटक प्लेट से निकलती हुई धौलाधार जलपात से आगे जाती हुई जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों से आगे बढ़ती हुई ओंकालेश्वर एक डैम को पार करते हुई ये सरदार स्टैचू की सरदार जो स्टैचू लिबर्टी है वहां तक वो पहुंचती है, डैम्स तक पहुंचती है। उसके बाद वो खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से ये होती हुई आगे बढ़ती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही यूनिक नदी है, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसके उत्तर में विंध्याचल श्रेणी स्थित है। तापी नदी के दक्षिण में सतपुड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें नजर आती है, ये बहती हुई नजर आती है। और ठीक है, तापी नदी के दक्षिण में आप देखेंगे तो हमें ये नजर आता है कि सतपुड़ा के दक्षिण में नजर आती है। और तापी नदी पे हम देखेंगे तो यहाँ सतमाला, जयंतिया, ठीक है, और ठीक है, महादेव जैसी पहाड़ियां में नजर आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना और समझना कि कहां कहां से दोनों नदियां होकर बहती हैं। अगली है साबरमती, यानी कि राजस्थान और गुजरात से बहती हुई, जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और साथ में महानदी है, यानी कि माही नदी है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जाकर सेम वही अपना जल गिरा देती है। एक नदी और है सतरुंजी रिवर, ठीक है, जो कठियावाड़ रीजन, यानी कि जो कठियावाड़ रीजन है, सौराष्ट्र का जो रीजन है, वहां आपको ये देखने को मिलेगी। और ये जो नदी है ये सीजनल रिवर है, यानी कि जब बारिश होती है तभी इसमें जल होता है, अदरवाइज इसके अंदर पूरे साल भर जल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा धादर है
और भद्रा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। गुजरात ये रहा। इसके अलावा अलवंदी रिवर आपको देखने को मिलेगी, वैतरणी महाराष्ट्र में मिलेगा, अभी हाल ही में चर्चा है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वैतरणी डैम बना है अभी हाल ही में, और ये चर्चा है, ठीक है, मुंबई के ऊपर वाला हिस्से में कवर करती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, थाने है, ठीक है, या मुंबई है, पुणे है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां से गुजरती है, और कौन कौन से डैम्स यहाँ बनाए गए हैं, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक है मांडवी ज्वारी और तेरेखोल, छोपरा, तालपान, ये सारी की सारी नदियां गोवा में हैं, जिसमें से दो नदियां मांडवी एंड ज्वारी, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मांडवी जब कर्नाटक से निकलती है तो इसे खास एक नाम से जाना जाता है, वो खास नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कर्नाटक वाले इसे किस नाम से जानते हैं। और पणजी के अलावा जब ये आगे बढ़ती है तो कौन सा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है, डॉकयार्ड या इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो यहाँ मौजूद है, कैपिटल भी मौजूद है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गोवा की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, जिसमें मांडवी भी शामिल है, ठीक है। एक है काली नदी, बेदती रिवर, शारावती कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी, और शारावती पे जोग वाटरफॉल स्थित है, जो कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे भरत पूजा है जो तमिलनाडु केरला के थ्रू केरला से होकर बहती है। पेरियार है, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है क्योंकि केरला और कर्नाटक में ये स्थित है। हमें ये समझना होगा कि केरला और कर्नाटक में जब पेरियार नदी गुजरती है तो केरला की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, केरला की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और केरला की जो महत्वपूर्ण जो वेटलैंड है, किस वेटलैंड से होके जाती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना रही है। वेम्बनाड है, अस्थामुडी है, ठीक है, ये कौन कौन सी रिवर्स को पार करती है। इसके अलावा पेम्बा है जो केरला में है, कल्लड़ा है, कल्लड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अचिन कोवी रिवर है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहां से आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए, धंधार। धंधार रिवर क्या है कि गुजरात का जो पावागढ़ की पहाड़ियां हैं, पावागढ़ की पहाड़ियां हैं, जिससे जनरली मतलब इंपॉर्टेंस है इसका, पावागढ़ की पहाड़ियां का, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा धंधार की जो सहायक नदियां हैं, विश्वामित्रा है, जम्बू है, देव है, सूर्या है, दीज आर द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी फ्लो बिटवीन नर्मदा एंड माही रिवर बेसिन। इसका मतलब ये मान लीजिए आप कि जो नर्मदा और माही रिवर जो माही नदी का जो बेसिन है और जो नर्मदा नदी का जो बेसिन है उसके मध्य से ये नदी होकर बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। बस आपको ये याद रखना है पावागढ़ का लोकेशन कहाँ पर है और यहाँ से क्यों नदी निकल रही है, ये भी सीजनल रिवर की कैटेगरी में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर शत्रुंजी और भद्रा रिवर पर। आप ये याद रखिए हाल ही में चर्चा में थी ये नदियां क्योंकि यहाँ पर डैम बनाया गया है और सौराष्ट्र का डैम है। सौराष्ट्र इट मीन्स यहाँ पर गिर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी, यहाँ पर नेशनल जो हमारा लायन है, ठीक है, मैं एक तरह से कह सकते हैं कि जो एशियन लायन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गेट लगा देने का निकाला, एक सेकेंड दोस्तों, तेरी नेक्स्ट है वैतरणी रिवर। वैतरना रिवर फ्लो नॉर्थ ऑफ मुंबई, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में है, ये न्यूज में था, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से डैम बनाया जा रहा है और ये त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है और त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से या हिल से वहां से एक नदी और निकलती है। कमेंट बॉक्स में बता देना आप मुझे कि कौन सी नदी वहां से निकलती है। द नेक्स्ट मांडवी, ठीक है, जो कि गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब इन कर्नाटका में इसको महादाई कहा जाता है और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। जुआरी, ठीक है, यानी कि जो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी, यानी कि जुआरी के मुहाना या जुआरी के जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड है कि भरत पूजा इज आल्सो नोन सा नीला पोन्नानी रिवर, यानी कि हाल ही में चर्चा में था कि भरत पूजा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नीला नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा, ठीक है, ये जो पॉइंट था कि मांडवी को कर्नाटका में किस नाम से जाना जाता है, वो महादाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वेम्बनाड लेक। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको बताना चाहिए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इस पे ध्यान से देखना। केरल के अंदर एक है वेम्बनाड लेक, जिसे जनरली कयाल कहा जाता है, कोल भी कहा जाता है, पुन्नामड़ा भी कहा जाता है और इसे कोची झील भी कहा जाता है। यानी कि आप ये मान लीजिए ये भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी झील है, और इसके अलावा ये केरल की सबसे बड़ी झीलों की श्रेणी में शामिल है। यानी कि द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ केरला एंड द
मतलब लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया के नाम से जाना, इंडिया के नाम से अवार्ड इसके पास मौजूद है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वेम्बनाड, कयाल, पुन्नमड़ा, कोची लेक। इसके अलावा ध्यान से देखना यह है कि मणिमाला, पंपा, मीनाचिल एंड अचना, कोविल जैसी जो रिवर्स है वो भी यहाँ पर आपको इस नदी के आसपास ही दिखाई देंगी। तो सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट आफ्टर सुंदरबन, यानी कि एक इसके नाम रिकॉर्ड और अवेलेबल है, वो ये है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी वेटलैंड है सुंदरबन के बाद। तो यहां से एक क्वेश्चन और हमारा बन जाता है। और इसके अलावा कुमारकोन बर्ड सेंचुरी यहां पर मौजूद आपको देखने को मिलेगी। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कोची के पास आपको विलिंगटन आइलैंड भी यहां पर देखने को मिलता है। तो यानी कि आप वेम्बनाड के पास एक तरह से विलिंगटन आइलैंड जो कोची के पास है वो भी देखने में यहां में नजर आता है। पिथरामा, मिडनाइट सैंड आर हियर, ठीक है। और इसके अलावा वेल्लम कल्लीज स्नेक बोट जो हर साल यहाँ पर होता है, जिसको हम जनरली नेहरू बोट कहते हैं। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर वेल्लम कल्ली या वेल्लम कली जो एक बोट रेस होती है जनरली, जिसको नेहरू बोट रेस नेहरू बोट रेस कहा जाता है, जो हर साल अगस्त के महीने में होती है। यानी कि अगले महीने फिर से ये बोट रेस होने वाली है। ये पूरे विश्व का जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करती है, बहुत बड़े लेवल पर ये होती है। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो ये है अस्तामुडी लेक, जनरली जिसको 8 ब्रेड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये एक वेटलैंड साइट है, ये कल्लड़ रिवर, ठीक है, यहाँ से इसमें पानी डालती है। जनरली इसको गेटवे ऑफ केरला बैक वाटर कहा जाता है। इट कनेक्ट टू अरेबियन सी थ्रू निंदकरा एस्चुरी, यानी कि निंदकरा एस्चुरी के माध्यम से ये अरब सागर से जुड़ जाती है। तीसरा है सस्टम कोट्टा, जो सस्टम कोट्टा झील, ये भी एक वेटलैंड है। जनरली इसको फ्रेश वाटर झील कहा जाता है। ये केरल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। और ऐसा कहा जाता है जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आधी आबादी को ये पानी सप्लाई करती है। और इसके अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मछली पालन भी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूरब की ओर बहने वाली नदियां। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है, हुगली नदी की एक सब ट्रिब्यूटरी है। सब ट्रिब्यूटरी मैंने कहा है, ट्रिब्यूटरी मैंने नहीं कहा है। इन द सेंस आप ये समझिए, जिस वक्त गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो वो 2 ब्रांचों में बढ़ जाती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। उसकी एक शाखा बांग्लादेश में एंट्री करती है जिसको जनरली पद्मा कहा जाता है, और इसकी एक शाखा दक्षिण की तरफ सीधी निकल कर आती है, जनरली जिसे भागीरथी कहा जाता है या हम हुगली कहते हैं, जहां पर कलकत्ता जैसा शहर मौजूद है। ठीक है, अब इसी से ही एक नदी निकलती है जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, जिसको मैंने भी बताया, इसे डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। इसी में ही दामोदर नदी आकर मिल जाती है। अतीत में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, दुख कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर डैम बनाए गए, पैंचेट जैसे डैम बनाए गए, जिनको जिन्होंने बंगाल का जो बाढ़ का दुख था वो समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या कहा है, दामोदर, यानी कि ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, एक मतलब सह सहायक नदी। इस तरह से आप मान लीजिए सब डिस्ट्रीब्यूटरी की भी सब ट्रिब्यूटरी है ये। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है, और इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में चली जाती है। सुबन रेखा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहती हुई नजर आती है। बैतरनी उड़ीसा में है। ब्रह्मनी, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। सुबन रेखा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर राउरकेला आयरन और स्टील प्लांट अवेलेबल है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से पीसी महालनोबिस के एक कार्यकल्पों या उनके प्लानिंग के आधार पर भारत में, ठीक है, बनाया गया था, जिसमें स्टील के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे वहां पर सेटअप किए गए थे। तो वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा है महानदी, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है महानदी, यानी कि चिल्का झील के आसपास है। सतकोसिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे आप पुरी जैसा शहर आपको देखने को मिलेगा, चिल्का झील जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ रेड लेक टर्टल आता है, जो छोटा कछुआ होता है, जो कई सौ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उड़ीसा के इस तट पर, ठीक है, अंडे देने आता है, अंडे रखने आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और महानदी पर बने हुए डैम भी चर्चा का विषय होंगे। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी से बहती हुई आगे बढ़ती है। कृष्णा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कावेरी कर्नाटका, कृष्ण तमिलनाडु, यानी कि कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसके बारे में हम कहते हैं कि दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है, एंड इसको राइस बाउल कहा जाता है। कोडोगु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और यहाँ पर आपको रिवर आइलैंड भी दिखाई देंगे, यानी कि शिव समुद्रम जैसे रिवर आइलैंड आपको नजर आएंगे, जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ भारत के पहले जल विद्युत परियोजनाओं का, ठीक है, उद्घाटन किया गया था, ये सेटअप लगाए गए थे। लेकिन यहाँ ये बात भी समझ लेनी जरूरी है कि भारत में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग की तरफ लगाया गया था, ठीक है।
ये भी समझने की जरूरत है। पेन्नार आंध्र प्रदेश कर्नाटका, पोनियार कर्नाटका तमिलनाडु, पालर कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और वैगई तमिलनाडु, यानी कि रामानाथापुरम जिसने देखा होगा, या एडम ब्रिज जिसने देखा होगा, जो भी गया होगा, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो घर है, ठीक है, निवास स्थल था, यानी कि पैतृक जो गांव है, जो घर है, वहां पर आप गया होगा, तो वहां आपने इस चीज को देखा भी होगा, समझा भी होगा। चलिए आप थोड़ा इसमें जान लेते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें यहाँ निकल के आने वाली हैं। पहली है ब्रह्मणी रिवर। ठीक है, ब्रह्मणी रिवर जो होती है वो कोल और संक रिवर के मिलने से बनी है, ये राउरकेला के नजदीक है। ठीक है, और महानदी इज इन साउथ। ठीक है, और इस महानदी इसके दक्षिण में है। फेमस रंगोली डैम यहाँ पर है। बैतरनी रिवर राइजेस फ्रॉम द गुप्त गंगा हिल उड़ीसा। तो याद रखना, बैतरनी जो नदी है वो गुप्त गंगा हिल्स उड़ीसा से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। पेन्नार रिवर, ठीक है, चेन्नई कैसा हिल से निकलती है, यानी कि नंदी दुर्ग जहां मौजूद है कर्नाटका का, वहां से आपको निकलती हुई दिखाई देगी। इसके नॉर्थ में नल्ला मल्ला और वैलीकोंडा जैसी हिल्स आपको नजर आएंगी, और इसके पूर्व में नंदी दुर्ग नजर आएगा, और इसके दक्षिण में आपको सैजाचलम एंड पैलीकोंडा की पहाड़ियां नजर आएंगी। यानी कि ये एक ऐसी नदी है जो यूपीएससी का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल यूपीएससी के सही तरीके से क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी उठाती है। यानी कि इसका लोकेशन है वो चारों तरफ ही स्ट्रेटेजिकली है, नेचुरल व्यू आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और काफी अच्छे क्वेश्चंस ये निकाल सकती है। ठीक है, पलार और पोन्यार रिवर ये कहा है नंदी हिल से निकलती है कर्नाटक में। मैं तो कहूंगा अगर आप कभी बैंगलोर जाने का मौका मिले, ठीक है, तो जाइए, बैंगलोर से आगे नंदी हिल्स आपको मिलेंगी। अमेजिंग आपको वेदर देखने को मिलेगा, बहुत शानदार चीजें मिलेंगी। तो पलार और पोनियार रिवर वहां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कृष्णगिरी डैम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वैगई रिवर राइजेस नियर वर्सुनदु हिल्स तमिलनाडु, और इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि ये पाक स्ट्रेट पर अपना जल गिरा देती है। पम्बन ब्रिज यहीं पर ही है। रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट आपको यहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि हमारा किस तरह से चीजें हमारे समझ में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Based on the shape and formation of river pattern, broadly it is classified into two types. अब पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि भारतीय नदियों को किस आधार पे पढ़ा जाए जिससे हमें याद हो जाए, तो अब है कि भारत की जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको कैसा समझा जाए कि कौन सी नदी कब किस कैसे और क्यों उत्पन्न हुई थी। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, बेमेल प्रतिकूल जल निकासी प्रातिरूप। यानी कि इस प्रातिरूप में आप देखेंगे, इस टाइप में आप देखेंगे कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज यानी कि पूर्ववर्ती जल निकासी है, और दूसरा है सुपर इम्पोज ड्रेनेज, आरोपित जल निकासी। यानी कि पूर्ववर्ती जल निकासी का मतलब होता है ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही थी, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो सतलुज हो, चाहे वो करनाली हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे वो तीस्ता रिवर हो, ये सारी की सारी नदियां हिमालय के उत्थान से पहले बह रही थी। तो धीरे धीरे अतीत जैसे समय बीता, इन नदियों ने अपना मार्ग बदला और उस उठते हुए हिमालय को काट कर गहरे गहरे गॉर्ज और कैनियन का निर्माण किया, जिससे अगर आप कभी आप घूमने जाते हैं हिमालय के साइड में तो आप बहुत गहरी गहरी घाटियां देखते हैं, तो इसी का वो एग्जाम्पल है। तो ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहा जाता है, पूर्ववर्ती जल निकासी कहा जाता है। इसके अलावा सुपर इम्पोज ड्रेनेज यानी कि ऐसी नदियां कि भूखंड उठने के बाद उनका जन्म हुआ है, उनको उन पर थोपा गया है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सारी की सारी नदियां सुपर इम्पोज्ड हैं। ठीक है, अध्यारोपित हैं। ठीक है, दूसरा है कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, समवर्ती जल निकासी, यानी कि आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज रिवर्स एंड सबसिक्वेंट ड्रेनेज रिवर। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई मैन रिवर है जिसे कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक रिवर आके कनेक्ट हो जाती है जिसे सबसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसिक्वेंट कहते हैं। इसमें एक रिवर और आके कनेक्ट हो जाती है जिसे रीसिक्वेंट कहते हैं। यहाँ से एक रिवर निकल जाती है जिसे ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। तो ये जो रिवर है एक तरह का जो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है, पैटर्न को फॉलो करते हुए जाती हैं, स्लोप को फॉलो करती हैं, और हिमालय की विशेषताएं यानी कि हिमालय का जो स्लोप है, जो ढलान है, वहां पर ये अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती हैं। अक्सर ऐसी नदियां आपने देखी होंगी। और दूसरा है सबसिक्वेंट रिवर सिस्टम, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं आपने देखा होगा कि ढाल का अनुसरण करती हैं, बेहद गाय हैं, बेहद मासूम है। ठीक है, वो तबाही नहीं मचाती हैं, वो बड़े शांत स्वभाव की हैं, जैसे कि तिर्व, यूथ, एनर्जेटिक, यंग, जितनी भी ये वर्ड मैंने अब यूज करे हैं सारे के सारे हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए यूज करे हैं। नेक्स्ट, अब इसे भी देख लेते हैं कि डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न यानी कि बेमेल प्रतिकूल जल निकासी में जिसमें एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न आता है, अक्सर इसे और किस नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आगे भी हिंदी में लिखा हुआ है, डोंट वरी। इसको जनरली इनसिक्वेंट ड्रेनेज कहा जाता है, क्योंकि दूसरा वाला जो था वो सिक्वेंट था, इसको हम इनसिक्वेंट कह सकते हैं। जनरली क्या होता है, ये स्लोप
के आगे बढ़ती हैं, जैसे ही वो मतलब अपलिफ्टमेंट जो होता है, अब ये मान लीजिए कि अपलिफ्टमेंट के पहले ही से ही बह रही हैं, बस इतना आप मान लीजिए, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल हैं, इंडस है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्रा है और अन्य हिमालय नदियां हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें गंगा, यमुना, काली, गंडक, तिस्ता कुछ ऐसी एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम हैं जो कि 33 हिमालय से संबंधित नहीं है, वो मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय से संबंधित हैं। यानी कि जैसे जैसे सीरीज उत्पन्न हुई थी हिमालय की रेंजेस के अंदर, वैसे वैसे नदियां भी उत्पन्न हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आयोग के हिसाब से फिट बैठते हैं कि आयोग ऐसे ही क्वेश्चन का डिमांड करता है कि गंगा, यमुना, काली, गंडक, तिस्ता किस प्रकार की चीजों को लेकर आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड। मैं बता चुका हूं लगभग प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां सुपर इम्पोज्ड कैटेगरी में आती हैं। सभी की सभी नदियां सुपर इम्पोज्ड कैटेगरी में आती हैं, यानी कि लैंड मास का उत्थान हो चुका था, तब जाकर इन नदियों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट में आप देखेंगे कि जब नदी फॉलो करती है जनरल डायरेक्शन, यानी कि जब नदी फॉलो करती है जनरल डायरेक्शन, किसी भी पहाड़ी का जो स्लोप होता है, ढलान होता है, अगर नदी उसका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती है तो ये कॉन्सिक्वेंट रिवर की श्रेणी में आती है। और ऐसी ही रिवर को, अब ऐसे ही दक्षिण भारत की सारी नदियों को हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी नदियां कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न को ही फॉलो करती हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है, आर द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि पश्चिमी घाट से इनकी उत्पत्ति होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ये लगातार चलती ही चली जा रही है बिना शिकायत करे हुए, क्योंकि पानी ही इन पे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इनकी स्थिति कुछ ऐसी है। जिसके अलावा डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं, ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं, आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। सब्सिक्वेंट रिवर भी सेम वही है जो कंसिक्वेंट रिवर का ही पार्ट है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ही उसी कैटेगरी में आती हैं जिसमें इनकी सहायक नदियां शामिल हैं, जैसे चंबल यमुना की सहायक नदी है, सिंध भी सेम है, कैन भी सेम है, बेतवा भी है, टॉन्स भी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। तो ये क्या करती हैं, ये एक पैटर्न फॉलो करती हैं और सेम पैटर्न ही सब्सिक्वेंट कैटेगरी में आता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ध्यान से देखना, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब इसको हम यहाँ रोक देंगे क्लास को, इसको क्या करेंगे हम कल वाली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर डिवाइड्स है, वाटर शेड है, ड्रेनेज बेसिन है, कैचमेंट एरिया है, ड्रेनेज पैटर्न है और रिवर है, ये किस तरह से क्वेश्चंस को रेस करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है ड्रेनेज बेसिन का, ठीक है, वाटर डिवाइड का, वाटर शेड का, ड्रेनेज बेसिन का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैचमेंट हमने देख ही लिया है, ड्रेनेज पैटर्न हमें पढ़ना है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है। यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है, ठीक है, वो टर्म एक तो ये है कि ड्रेनेज पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा वाटर शेड बताता है, ठीक है, इसके अलावा वाटर डिवाइड है, यानी कि 1, 2 और 3 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगली क्लास में हम इनको समझेंगे, इन सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को, कि कैसे आगे बढ़े और कैसे यहाँ से क्वेश्चन को रेस करें। और इसी के साथ शुरुआत होगी फिर फैक्चुअल पूरी की पूरी रिवर सिस्टम्स की, और सारे के सारे रिवर सिस्टम्स को हम क्लोजली फॉलो करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ से हम क्वेश्चंस बनाएं और अपने एग्जाम को मजबूत बनाएं। आई होप सो आज की इस क्लास में हमने ये देखा है कि ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ने के कितने प्रकार हैं। करीब करीब 5 प्रकार के आधार पर या 5 आधारों पर आप भारतीय तंत्र का अध्ययन कर सकते हैं और 5 आधार पर अध्ययन करके हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं और एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाहे नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हो, अब या नदी अरब सागर की तरफ जा रही हो, या नदी पश्चिम घाट से उधर निकलती है, या नदी आप हिमालय से निकलती है, सारी की सारी नदियों को हम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीजों को समझेंगे और कैसे फैक्चुअल और कंसेप्चुअल और मैपिंग के थ्रू हमें याद करना है, और कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं इनको भी हम देखेंगे। तो मैं बताता चलूं कि विजुअल आईएएस ने, ठीक है, बिहार का जो पीटी है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया है। बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो हमारी वीडियो देख के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी उसमें साथ में है, प्री प्लस मेंस का इसके बाद शुरू होने वाला, मतलब प्री का तो ये है पीटी वाला, और पीटी के बाद हम मेंस का कोर्स शुरू करेंगे, फाउंडेशनल कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारा जो कोर्स अभी शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश आयोग का और बिहार आयोग का, तो उसमें हम टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और साथ में डिस्कशन भी है, डिस्कशन बिल्कुल लाइव चलेगा,
ठीक है, जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उसमें दिखाया जाएगा बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। आप सीधा यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है, और कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।